हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के साइंस का अध्याय 2 और इसके इम्पोर्टेंट प्रश्नों के आंसर। और चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इसमें पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब तक से हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर हमने कर लिया है। तो आज हम करेंगे पार्ट 3 और यह हमारा इस चैप्टर का अंतिम पार्ट होगा। जिस किसी ने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न का हम आंसर करेंगे कि मिश्रण को पृथक करने की निम्नलिखित विधि के बारे में लिखें। इसमें से दोस्तों आपके पास जितने भी विधि है उसमें से कोई एक या दो विधि आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव बेस पे भी इस पे प्रश्न बनता है, जिसमें कौन कौन सी विधि पढ़नी है। वाष्पीकरण विधि, अपकेंद्रीकरण विधि, पृथक्करण की, ऊर्ध्वपातन विधि, क्रोमैटोग्राफी विधि, आसवन विधि जिसमें एक प्रभाजी आसवन विधि पढ़ना है, और क्रिस्टलीकरण विधि। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे और एग्जाम्पल भी देखेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न हम इसका आंसर करेंगे क्रिस्टलीकरण विधि वाष्पन विधि से बेहतर कैसे है। और तीसरा प्रश्न में हम देखेंगे कि पृथक करने की समान विधियों के नाम लिखना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे कि दही से मक्खन किस विधि से अलग किया जाता है, समुद्री जल से नमक, नमक से कपूर, जल के विलयन से सोडियम क्लोराइड, जल के से तेल, चाय से चाय की पत्तियाँ, बालू से लोहे के पिन, भूसे से गेहूँ के दाने, पुष्प की पंखुड़ियों से रंजक। तो इस प्रकार के हम प्रश्नों के आज आंसर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि मिश्रण को पृथक करने की निम्नलिखित विधि के बारे में उदाहरण के साथ लिखें। तो इसमें दोस्तों हम सबसे पहली विधि पढ़ते हैं, वाष्पीकरण विधि। दोस्तों, ऐसे भी ये प्रश्न बन सकता है कि मिश्रण को पृथक करने के लिए वाष्पीकरण की विधि के बारे में लिखें। तो आपका ये आंसर होगा कि पृथक्करण की इस विधि में मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होता है। ठीक है, दो पदार्थ होते हैं जिनमें एक का क्या होता है, क्वथनांक दूसरे से कम होता है, और क्वथनांक कम होने की वजह से वो क्या हो जाता है, पहले वाष्पीकृत हो जाता है, और जो शेष बच जाता है पदार्थ वो हमारा पृथक हो जाता है ना। तो इसमें क्या होता है, पृथक्करण की इस विधि में मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होता है जिसका क्वथनांक दूसरे से कम होता है। जैसे स्याही जल से रंग या डाई को पृथक करना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब स्याही जल में जल का क्वथनांक क्योंकि रंग या डाई से कम होता है, इसलिए क्या होता है कि जल में मिले रंग को गर्म जब करते हैं तो जल वाष्पित हो जाता है, यानी वाष्पीकृत हो जाता है, और रंग जो है वो वॉच ग्लास में रह जाता है। आप देख सकते हो दोस्तों, हम इसमें बर्तन में स्याही जल को गर्म किया जा रहा है तो जल क्या होगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, और वाष्पीकृत होकर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और ये जो वॉच ग्लास है इसमें सिर्फ क्या रह जाएगा, कलर, यानी कि रंग, या इसको कह सकते हो डाई। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम वाष्पीकरण विधि में लिखेंगे। आई होप आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, दूसरा हमारा विधि है अपकेंद्रीकरण विधि। तो इसमें आप क्या लिखोगे, पृथक्करण की इस विधि में जब मिश्रण को तेजी से घुमाया जाता है, ठीक है, तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे बैठ जाते हैं जबकि हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। जैसे दूध से क्रीम पृथक करते हैं, दूध से जब हम क्रीम को पृथक करते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, वे लोग दूध को बीच में यानी सेंटर में काफ़ी तेज़ी से घुमाते हैं जिससे उसमें से क्रीम होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इस विधि का अनुप्रयोग मतलब कहाँ का उपयोग किया जाता है। तो पहला उपयोग हम लिख सकते हैं, ऐसे भी देखो प्रश्न इसका बन सकता है कि अपकेंद्रीकरण विधि के बारे में लिखें तथा इसका अनुप्रयोग लिखें। तो इसका अनुप्रयोग कहाँ पर करते हैं, दूध से क्रीम पृथक करने में, शराब, रक्त तथा मूत्र की जाँच करने में। ठीक है, जो शराब होता है या रक्त होता है और मूत्र की जो जाँच होती है मेडिकल में, ठीक है, तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा वॉशिंग मशीन में कपड़े साफ करने के लिए, है ना, और भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में, तो इनका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पृथक्करण की विधि। दोस्तों, पृथक्करण की विधि में हम क्या लिखेंगे कि इस विधि द्वारा दो अघुलनशील द्रव के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। अघुलनशील द्रव यानी कि ऐसे द्रव जो जल में घुलनशील नहीं होते या एक दूसरे में कह सकते हो घुलनशील नहीं होते। जैसे पानी से तेल। ठीक है, अगर पानी में तेल डालोगे तो आप देखोगे ये आपस में घुलेंगे नहीं, है ना। जैसे पानी में अगर आप चीनी डालोगे या नमक डालोगे तो चीनी या नमक जो है पानी में घुल जाता है, लेकिन पानी में अगर तेल डालते हो तो घुलता नहीं है, बल्कि तेल क्या हो जाता है, ऊपर तैरने लगता है। ठीक है,
तो जब इस प्रकार के मिश्रण हो कि पानी से तेल को पृथक करना हो, तो इस प्रकार के विधि को पृथक करने के लिए हम पृथक्करण की विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया जाता है कि तेल और जल के मिश्रण को एक पृथककारी कीप में डालकर कुछ देर तक शांत छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तेल और जल के मिश्रण को एक पृथककारी कीप में डालकर कुछ देर तक शांत छोड़ दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, पृथककारी कीप का स्ट्रॉक कॉर्क खोलने से पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा हो जाता है और दूसरे बीकर में तेल इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो मतलब दो अलग अलग जो है बीकर में क्या होता है, पानी और एक में तेल इकट्ठा हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये स्टॉप कॉर्क यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर जल, ये मिट्टी के तेल वैसे इसमें किया गया है, मतलब तेल का कोई भी तेल हो सकता है, मिट्टी तेल, सरसों तेल, और ये पृथक्करण कीप है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसमें हम इस प्रकार से पृथक्करण की विधि द्वारा पानी से तेल को पृथक कर सकते हैं। राइट, अब देखो इस विधि का अनुप्रयोग क्या है। तो इसका अनुप्रयोग हम लिखेंगे पानी से तेल पृथक करना धातुक शोधन में। ठीक है, कभी धातु के अयस्क को शुद्धिकरण करते हैं तो उसके धातु शोधन में भी इस विधि का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट विधि पढ़ते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि। दोस्तों ऊर्ध्वपातन विधि अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक करने के जो मिश्रण को पृथक करने की तरीका है उसके बारे में उदाहरण सहित लिखें, तो आप इसमें क्या लिखोगे, इस विधि द्वारा ऐसे मिश्रण को पृथक किया जाता है जिसमें एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है। ठीक है, जबकि दूसरा ऐसे ही रहता है। ऊर्ध्वपातन के बारे में मैंने आपको चैप्टर 1 में बता चुका हूँ। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातित हो जाता है जबकि दूसरा ऐसे ही रहता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड और खाने का नमक के मिश्रण को पृथक करना। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और खाने के नमक अगर मिश्रण हो तो इसको ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे कि जब अमोनियम क्लोराइड जिसका रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl और खाने के नमक के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है। और आपको मैंने पहले चैप्टर में ही समझा चुका हूँ कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। उसमें क्या होता है कि कोई पदार्थ ठोस अवस्था से बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में या फिर गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि अमोनियम क्लोराइड सीधे ठोस से क्या हो रहा है, गैस में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ऊर्ध्वपातित हो जाता है, जबकि बर्तन में नमक क्या रह जाता है, शेष रह जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को यहाँ पर गर्म किया जा रहा है, तो जो अमोनियम क्लोराइड है ऊर्ध्वपातित होकर, ठीक है, उड़ जाएगा और बाकी शेष जो है इसमें नमक रह जाएगा। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो इस विधि द्वारा कपूर, नैप्थलीन की गोलियाँ, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, इन सबको अलग किया जा सकता है। राइट, चलिए नेक्स्ट विधि हम पढ़ते हैं, क्रोमेटोग्राफी। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में क्रोमेटोग्राफी विधि आती है तो आप लिखोगे, ये देखो ग्रीक में क्रोमा का अर्थ होता है रंग। ठीक है, और इस विधि का प्रयोग सबसे पहले रंगों को पृथक करने में किया जाता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो इस विधि में क्या होता है दोस्तों, विलेय पदार्थों को पृथक करने में इसका उपयोग करते हैं, है ना। जब कोई विलेय पदार्थ होते हैं तो उनको हम पृथक कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, यानी घुलनशील पदार्थ होंगे तो जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले हो, यानी कि एक ही प्रकार के विलायक में दो विलेय, ठीक है, घुले हों, तो हम उन दोनों विलेयों को इस क्रोमेटोग्राफी विधि से अलग कर सकते हैं। तो जैसे इस विधि द्वारा किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक रंजित कणों को पृथक कर सकते हैं, जैसे काली स्याही में उपस्थित रंजकों को पृथक करना। रंजक मतलब कलर, ठीक है, रंग को अलग करना। दोस्तों इसमें क्या होता है कि सूखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से, ठीक है, एक फिल्टर पेपर होता है, उसकी सहायता से क्या करते हैं कि जब पानी के कण ऊपर की ओर दो अलग अलग रंग के साथ जाते हैं तो क्रोमेटोग्राफी जो पेपर होता है उसके द्वारा दोनों पृथक हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों रंग अलग अलग गति से सूख लिए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो जल, यानी कि जल क्या है, इसमें रंग के साथ, ये कलर के साथ में जल इसमें मिश्रण है। एक फिल्टर पेपर होता है और इसमें क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा दो अलग अलग कलर में इसको पृथक कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस विधि का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, जैसे डाई में से रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों में से पिगमेंट को पृथक करने। प्राकृतिक रंग जैसे फूल हो गया, ठीक है, फ्लावर में से कोई कलर को अलग करना है, ठीक है, तो उसके पिगमेंट होते हैं तो उसको पृथक किया जा सकता है। या रक्त से नशीले पदार्थ को पृथक करने में, ठीक है, जैसे कभी कभार होता है कि कोई डोपिंग टेस्ट होता है या फिर
किसी के ब्लड में ऐसा मालूम होता है कि उसको टेस्ट करें क्या उसके रक्त में कोई नशीले पदार्थ मिला था या नहीं मिला था, तो इस विधि द्वारा हम उसको पृथक करके और जांच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट विधि। दोस्तों अगली विधि है आस्वन विधि। ठीक है, तो आस्वन विधि में प्रभाजी आस्वन विधि भी होता है। तो सबसे पहले हम आस्वन विधि के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों को अलग करना हो। ठीक है, 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव को अलग करना होता है। 2 संघटकों के बीच में एक का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। ठीक है, यहाँ पर होगा दोस्तों दूसरे से कम होता है। ठीक है, मतलब 2 ऐसे संघटक होते हैं जो कि द्रव में घुलनशील होते हैं, लेकिन उनमें से एक का जो क्वथनांक होता है वो दूसरे से क्या होता है, कम होता है। जैसे एसीटोन और पानी के मिश्रण को अलग करना। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम किस प्रकार से अलग करते हैं, जब हम पानी और एसीटोन के मिश्रण को गर्म करते हैं तो एसीटोन का क्वथनांक पानी से कम होता है। ठीक है, तो इसका पानी से कम होने के कारण एसीटोन वाष्पित पहले हो जाता है ना, और ट्यूब में चला जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि एसीटोन और पानी के मिश्रण को यहाँ पर गर्म किया जा रहा है। तो इसमें से एसीटोन क्या होगा, क्वथनांक पानी से कम होने के कारण यहाँ से वाष्पित हो जाएगा और इस ट्यूब में चला जाएगा और ये यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, एसीटोन इकट्ठा हो जाएगा और शेष यहाँ पर क्या रह जाएगा, द्रव। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ द्रव रह जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कैसे पानी और एसीटोन के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आपका प्रयोगशाला की चीज़ें हैं। वैसे आपके ये इसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने के। और इसी में दोस्तों एक प्रभाजी आस्वन विधि है, तो इसको पढ़ते हैं। प्रभाजी आस्वन विधि देखो क्या होता है कि इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब 2 संघटकों से अधिक संघटक एक ही द्रव में उपस्थित हो। जैसे अभी हमने पढ़ा था आस्वन विधि में कि उसमें सिर्फ द्रव और एसीटोन था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 2 से अधिक संघटक होंगे। ठीक है, और सबका क्वथनांक क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसमें किस प्रकार से अलग किया जा सकता है, जैसे वायु से ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, है ना, इन सबको पृथक करना, क्योंकि वायु में बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है, तो उनको पृथक करने के लिए हम प्रभाजी आस्वन विधि का उपयोग कर सकते हैं। आप दोस्तों इस चित्र में देख सकते हो, यहाँ से वायु का निवेश किया जाता है और अलग अलग यहाँ पर जार में कर सकते हो या अलग अलग लेयर बेस पर, जिसका जैसा क्वथनांक होता है उसके अनुसार वो अलग होता जाता है। ठीक है, द्रव्य ऑक्सीजन जो है सबसे लास्ट वाले बीकर में, उससे पहले नाइट्रोजन, ठीक है, और निर्गत आर्गन है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यहाँ से गैस निकल जाती है ना। तो ऐसे जो है प्रभाजी आस्वन विधि द्वारा अलग अलग गैसों को हम पृथक कर सकते हैं। इसका अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है, तो सबसे इसका ज़्यादा उपयोग तो यहीं पे किया जाता है वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करने में। इसके अलावा तेल को शुद्ध करने वाली मशीनों द्वारा क्रूड ऑयल अलग करने में। ठीक है, क्रूड ऑयल कच्चा ऑयल होता है। ठीक है, सबसे पहले जो है ज़मीन से कच्चा ऑयल ही निकाला जाता है, कच्चे तेल निकाले जाते हैं जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं, और उनसे तेल को शुद्ध करने वाली मशीनों में जो है इस विधि का उपयोग किया जाता है। और तीसरा दोस्तों है कार्बनिक तरल को शुद्ध करने में। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि चित्र और यहाँ टेबल के अनुसार क्वथनांक के हिसाब से ऑक्सीजन का जो है -183 डिग्री सेल्सियस, आर्गन का -186 डिग्री सेल्सियस, नाइट्रोजन का -196 डिग्री सेल्सियस, है ना। और इसका वायु परसेंट आपको मालूम ही है। ठीक है, कि वायुमंडल में 21% जो होता है ऑक्सीजन होता है ना, और 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और शेष अदर गैस होते हैं जिसमें 0.9% जो होता है आर्गन होता है। तो इस प्रकार से हम प्रभाजी आस्वन विधि का उपयोग कर सकते हैं। और आपके एग्जाम में अगर आता है कि वायु से विभिन्न प्रकार के गैस को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रभाजी आस्वन विधि, राइट। दोस्तों नेक्स्ट विधि है क्रिस्टलीकरण विधि। तो इस विधि में क्या होता है दोस्तों, इस विधि का प्रयोग किसी मिश्रण से अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसके लिए क्या किया जाता है, पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोल लिया जाता है और क्रिस्टल बनाकर उसे यानी क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा एक संघटक को पृथक कर लिया जाता है। ठीक है, और जैसे इसका प्रयोग कैसे करेंगे, तो इस विधि में मिश्रण को पृथक करने के लिए इसे जल की न्यूनतम मात्रा में घोलकर अशुद्धियों को छान लेते हैं और इसके पश्चात विलयन को शानक पत्र से ढककर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, और ठंडा होने पर हमें पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। जैसे समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। अशुद्ध नमूने से फिटकिरी को पृथक करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है, राइट। तो ये सारी विधियाँ थी जो आपके बुक में दी गई हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी विधियाँ हैं, जैसे चुंबकीय विधि होता है। ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा जैसे लोहे के पिन हो, लोहे के कील हो,
या लोहे के जो बुरादे हैं उनको अलग करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा फटकन विधि होता है ना। फटकन विधि में जैसे गेहूं के साथ भूसे को अलग करने के लिए फटकन विधि का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से और भी विधियाँ हैं। ये सब विधि जो थी आपके लिए मेन विधि थी। इस पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार से बनते हैं वो आपको तीसरे प्रश्न बताऊंगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, क्रिस्टलीकरण विधि वाष्पीकरण विधि से बेहतर है कैसे? ठीक है, यानी यह प्रश्न आता है कि क्रिस्टलीकरण विधि वाष्पीकरण विधि से बेहतर है कैसे। तो आप इसमें क्या लिखोगे, निम्नलिखित कारणों से क्रिस्टलीकरण विधि वाष्पीकरण विधि से बेहतर है। कौन कौन से कारण? वाष्पन विधि में छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थों को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह सकती है ना। मतलब जब वाष्पन विधि द्वारा हम अगर छानने के पश्चात देखेंगे कि उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं, जैसे मान चलो कि मिट्टी हो गए, रेत हो गए, ये सब विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह ही जाती हैं। ठीक है, और वाष्पीकरण होने पर यह अशुद्धियाँ ठोस को संदूषित कर सकती है, यानी संदूषित का मतलब बेकार, ठीक है, खराब कर सकती हैं। दूसरा कारण ये है कि कुछ ठोस जो है गर्म करने पर चीनी के समान झुलस जाते हैं, इसलिए क्रिस्टलीकरण विधि वाष्पीकरण विधि से बेहतर है। ठीक है, लिख लोगे ना। चलिए अब दोस्तों, जिस प्रश्न का मैं जिक्र कर रहा था जो ऑब्जेक्टिव में आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, तो उस प्रश्न को पढ़ते हैं। पृथक करने की समान विधियों के नाम लिखें। जैसे दही से मक्खन, अगर आप कहते हैं दही से मक्खन किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो ये कौन सी विधि होती है? अपकरण विधि, है ना। अपकरण विधि आपको फिर से समझा दूं कि उसमें क्या किया जाता है कि मिश्रण के मध्य में तेजी से घुमाया जाता है और इस प्रकार से घुमाया जाता है जिससे जो भारी कण है वो नीचे चला जाता है और हल्का कण ऊपर आ जाता है। तो दही से मक्खन को अलग करने के लिए अपकेंद्रण विधि का उपयोग किया जाता है। उस तरीके से दूसरा प्रश्न है समुद्री जल से नमक। तो समुद्री जल से नमक अभी पढ़े हो वाष्पीकरण विधि द्वारा, और उसको शुद्ध करना है तो दोस्तों इसमें हम कौन सी विधि उपयोग करेंगे? क्रिस्टलीकरण विधि, है ना। तीसरा है नमक से कपूर। तो नमक से कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा चौथा जो है जल के विलयन से सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये वाष्पीकरण विधि हो जाएगा, है ना। पांचवा है जल से तेल, तो पृथक्करण की विधि, राइट। चाय से चाय की पत्ती, छानन विधि द्वारा, है ना, छानकर ही चाय की पत्ती अलग कर सकते हैं। बालू से लोहे के पिन, तो बालू से लोहे के पिन को किस विधि द्वारा? चुंबकीय विधि द्वारा, है ना। चुंबक के द्वारा क्या होगा? लोहे का जो पिन होगा चुंबक में चिपक जाएगा, राइट। भूसे से गेहूं के दाने, तो इसको फटकन विधि द्वारा या छानन विधि, मतलब पानी में घोलकर, है ना, और इसके भूसे को अलग कर सकते हैं। और नवा आपका है पुष्प की पंखुड़ियों से रंजक, कलर उसमें से, ठीक है, तो इसको कौन सी विधि द्वारा कर सकते हैं? क्रोमेटोग्राफी विधि। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपके प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, जितनी भी विधियाँ हैं डिटेल में तो कम चांस होते हैं इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही आते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको अध्याय 2 का पार्ट 3 जो कि अंतिम पार्ट था मैंने करवा दिया है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये 3 पार्ट में अध्याय 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसी में से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जिस किसी ने पार्ट 1, पार्ट 2 को नहीं देखा है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं। आज का पार्ट तो काफ़ी ईजी था, इसमें सिर्फ आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, पृथक करने की समान विधियाँ ही ध्यान रखनी है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ प्रैक्टिकल होते हैं, प्रयोगशाला में आपको उपयोग किया जाता है। तो प्रैक्टिकल में अगर भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको लिखने होते हैं, बाकी ये सब एग्ज़ाम में सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।